अगर यही स्थिति रही तो 2-4 साल में हरिद्वार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आज मेरे साथ मौजूद है कपिल जौनसारी जी, जो काफी समय से हरिद्वार में रह रहे हैं। आज हम पॉडकास्ट में उनसे बातें करेंगे पुराने हरिद्वार के बारे में और जानेंगे कि अब हरिद्वार की स्थिति कैसे अलग है। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। मुस्कुराइए क्योंकि आप हरिद्वार में हैं। तो कपिल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब शुरुआत में हरिद्वार में आया था तो हरिद्वार की स्थिति कुछ और थी, जो वर्तमान स्थिति है वो सबसे अलग है। शुरू में जब भी देखा गया हर की पेड़ी के नज़दीक जितने भी मंदिर हैं और दुकानें हैं वो व्यवस्थित तरीके से थी, लेकिन वर्तमान में भी व्यवस्थित है। उसमें जो अतिक्रमण बढ़ाया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, जो कि मंदिरों के आसपास में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था, उसे अतिक्रमण बढ़ा दिया गया। तो आप हरिद्वार में कितने साल आपको हो गए रहते हुए? मैं हरिद्वार में 11 अगस्त 2010 में आया हुआ था और वर्तमान में भी हरिद्वार में ही हूँ। 2010 के कुंभ में अगर आपने देखा होगा खंडूरी सरकार में, उससे पहले जब खंडूरी सरकार थी निशंक जी से पहले, तो अर्की पेड़ी की पूरे क्षेत्र की धुलाई रात को होती थी। वहाँ पे आज भी पंप लगे हुए हैं जगह जगह, उसकी धुलाई होती थी, रात को कूड़ा उठाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इतनी गंदगी फैली हुई है कि उस साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही दुर्गम स्थिति बनी हुई है कूड़े की। वहाँ पर बहुत ही निंदनीय स्थिति है। वहाँ पे आप रहने वाले जौनसार के हैं, तो वहाँ की ऐसी क्या खास बात है जो आपको लगता है जो भ्रांतियां हैं, क्या सच है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जौनसार के बारे में एक भ्रांति फैलाई गई है कि वहाँ पे काला जादू, लेकिन वो पुराने समय में अगर होता होगा तो हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई काला जादू नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पे आदमी को चिड़िया बना दिया जाता था या बकरी बना दी जाती, ऐसा कोई वहाँ पे काला जादू नहीं देखा है हमने, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा। उससे पहले की अगर पीढ़ियाँ हो तो उसकी हम कह नहीं सकते हैं, किंवदंती के आधार पर हो सकता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर उत्तराखंड की बात होती है तो ज्यादातर कुमाऊं और गढ़वाल को गिना जाता है, लेकिन जौनसार कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आप जैसे जौनसार से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा कहते भी है कि जो असल में उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो जौनसार के ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो आपको इसके बारे में अगर ज्यादा पता हो? देखिए, जौनसार जो है एक पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे जो विधायक रहे हैं वहाँ पे स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह जी, उनके समय से ये इस क्षेत्र को इंदिरा गांधी ने यहाँ पे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया था। अब भी वही है। वहाँ पे आज भी अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय की जो स्थिति है ठीक है, लेकिन अगर बात करें गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर के जौनसार क्यों हुआ है, जौनसार हिमाचल और गढ़वाल के बीच में अगर आप देखें तो एक साइड से माँ यमुना जी की नदी बह रही है और एक साइड में टॉस नदी है। जो टॉस नदी हिमाचल को कवर करती है और इस साइड में जो है उत्तरकाशी साइड से माँ यमुना जी आ रही है। विधानसभा की 2 सीटें होने के कारण भी उस क्षेत्र को पिछड़ा रखा गया है कि वहाँ पे 2 सीटें हैं, तो इसलिए जो भी राजनीतिक लोग निकलेंगे वो या तो गढ़वाल से ही निकलेंगे या आपके कुमाऊं से ही निकलेंगे। राजनीति के कारण ही उस क्षेत्र को फिर भी दबाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी भी आप देख लीजिए, पूरे उत्तराखंड में मुन्ना सिंह चौहान जैसे अगर कोई नेता निकल जाए तो मैं गढ़वाल या कुमाऊं या कहता हूँ कि ऐसा कोई नेता नहीं है। आप यूपी में लगा लीजिए, उसमें अगर मुन्ना सिंह चौहान जी के बराबर कोई ऐसा सीनियर नेता हो और दबंग और स्पष्ट आदमी हो, बाकी तो सब ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं अपनी, लेकिन उस हिसाब से कोई नेता नहीं है जो वर्तमान समय भी अपने सत्ता के लिए बोलते हो, अपने सत्ता के खिलाफ हो। आपने मुन्ना सिंह चौहान जी के बारे में बात की, तो आप कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बताना चाहेंगे जो हुआ हो? मुन्ना सिंह चौहान जी का अगर अभी आपने देखा हुआ हो, विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो उन्होंने विधानसभा सत्र में ये कहा था, एसटी के आरक्षण को लेकर के बात चल रही थी, तो उन्होंने वहीं पे सत्र को रोक दिया था कि एकदम ही किसी भी प्रस्ताव को एकदम पास नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपके माननीय सौरभ बहुगुणा जी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, तो उन्हें वो एसटी का आरक्षण दिलवाने की बात कर रहे थे। तो विधानसभा सत्र में ये भी प्रस्ताव पास होने वाला था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने भी कह दिया था कि प्रस्ताव को पारित किया जाए, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ने दबंग आवाज उठा करके उस भरे सत्र में उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था इस पे विचार किया जाए। एकदम प्रस्ताव कभी पास नहीं हो सकता, जो कि अनुच्छेद में लिखा गया है संविधान के। आपने बांग्लादेशियों की बात की, हरिद्वार में भी बोलते हैं कि जो गंगा किनारे झोपड़ियां बनी है वहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं या रोहिंग्या रहते हैं,
तो इसके बारे में अगर आपको कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिला हो? अभी एक घटना घटी थी रोडी बेल वाला के पास में। वहां से 3-4 लोग बांग्लादेशी वापसी भेजे गए हैं, उनके ऊपर पूछताछ की गई है, कार्रवाई की गई है और पकड़े गए हैं। तो आखिर ये बांग्लादेशी आए कहाँ से? हरिद्वार क्षेत्र में रह रहे हैं, धर्मनगरी में रह रहे हैं। क्या यहाँ के पुलिस प्रशासन को पता नहीं है? क्या यहाँ के राजनीतिक लोगों के लिए पता नहीं है? लेकिन अपना वोट बैंक बनाने के कारण नेताओं ने इस स्थिति को ऐसा पैदा कर दिया है, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो, कहीं के भी आ रहे हो, यहाँ पे उन्हें डेरा जमाने के लिए कह दिया है कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहिए। आज आप झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे तो आपके लिए कल मकान भी मिल जाएंगे। तो ऐसा कहीं है जो यहाँ पे क्षेत्र आपने देखे होंगे। हरकी पेड़ी के निकट चले जाइए, रोडी बेल वाला के निकट चले जाइए, अब बैरागी कैंप के रोडी बेल वाला में चले जाइए, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बांग्लादेशी है जो सुबह शाम वहाँ पे मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गे पाल रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आप कुष्ठ आश्रम के बराबर में देख लीजिए, तो कई ऐसे बांग्लादेशी बसे हुए हैं। हरिद्वार की ऐसी 5 बातें अगर आप बताना चाहेंगे, इतने सालों से आप रह रहे हैं, कि ये 5 चीजें हरिद्वार में अच्छी हुई हैं। हरिद्वार में जो वर्तमान समय में अच्छी चीज होने वाली है वो तो एक सबसे बढ़िया है, जो कॉरिडोर का जो प्रस्ताव पास किया हुआ है 2025 महायोजना में, मैं कल देख ही रहा था उसमें पुस्तक में, तो वो प्रस्ताव सबसे बेहतरीन लगा हुआ जो उन्होंने पास किया हुआ है हरिद्वार को सौंदर्यीकरण को लेकर के। और वर्तमान में जो प्राधिकरण के द्वारा जगह जगह छात्रों को खेलने के लिए स्टेडियम बनाए गए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए, टेनिस के लिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, तो ये भी सबसे बढ़िया काम किया प्राधिकरण के द्वारा। तीसरा, अगर देखा जाए तो जो नमामि गंगे घाट बना है वो भी सबसे बढ़िया बनाया गया है वहाँ पे। अगर चौथे की बात करें, मैन हरकी पेड़ी पर जो ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ पे जो मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया, जो कई वर्षों से रुका हुआ था, उसे एक नया रूप दे दिया है मंदिर को लेकर के। और अगर हम आगे की बात करें तो भल्ला स्टेडियम को आप देख लीजिए, पीक पहले कैसा था और वर्तमान समय में कैसा है, उसकी दशा और दिशा बिल्कुल बदल दी गई है प्राधिकरण के द्वारा। और कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हरिद्वार में होने से नहीं रोकी गई, तो जो ये धर्म नगरी का टैग है हरिद्वार का, वो कुछ समय में खत्म हो जाएगा या उस पर एक तरीके से दाग लग जाएगा? देखिए, आप अगर आप बस अड्डे की बात करें तो वहाँ की स्थिति को देख लीजिए, 10 बजे के बाद क्या स्थिति होती है। और अगर आप देख रहे हैं नशा किस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी किसी घाट पर बोतलें पकड़ी जा रही है, कौवे पकड़े जा रहे हैं, इसमें एक तरह से सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 2-4 साल में हरिद्वार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये लूटपाट जो अभी रातों में हो रही है वो पूरे दिन में होगी। अभी 2-4 दिन पहले की ये घटना सामने आई है कि एक भिखारी ने किसी के जेब काट दिया दिन दहाड़े। बिल्कुल वो गली में जा रहा था तो उसने ब्लेड निकाल लिया और उसने कह दिया या तो पैसे निकाल या फिर आपकी ब्लेड लगा दी जाएगी। तो आदमी जब डरता है तो उन्होंने अपना जो भी उनके पास था 100-200 जो भी थे उन्होंने अपने आप चुपचाप दे दिए। तो ये स्थिति अगर वर्तमान समय में, तो आप लगा लीजिए 2-4 साल बाद क्या स्थिति होगी। जो नशा बढ़ रहा है वो बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ता जा रहा है नशा। यानी कि अगली बार जब इलेक्शन हो तो हरिद्वार में या उत्तराखंड में सरकार बदले? उत्तराखंड में सरकार का बदलाव तो आना ही है। अभी आपने नैनीताल के चुनाव को लेकर के देख लीजिए, या देहरादून के चुनाव में जो समीकरण आए हैं, या आप टिहरी को देख लीजिए, तो जगह जगह कहीं वैसे आए हैं जो बदलाव के लिए जनता ने वोट डाले हैं। आने वाली पीढ़ी जो अभी युवा है या जो बच्चे हैं, उनका भविष्य आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं? देखो, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान पीढ़ी जो है मोबाइल तक ही सीमित रह गई है, सोशल मीडिया तक ही सीमित रह रही है। उन्हें जो जमीनी स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उस पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जब हम घर के बारे में जानकारियां बताएंगे, अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियां देंगे, तो जमीनी स्तर की जानकारियां रखेंगे और उस पर काम करेंगे। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे तो हो सकता है गूगल के माध्यम से या AI के माध्यम से कुछ गलत जानकारियां भी प्राप्त हो। उसके लिए हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा और धरातल की जो काम है उसे दिखाने पड़ेंगे और उसे करने पड़ेंगे। उत्तराखंड और संस्कृति का नाता जैसे पुस्तकों में तो बहुत बताया गया है, लेकिन हाल की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? उत्तराखंड में संस्कृति का नाता अगर देखा जाए, कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में, चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो या जौनसार हो या हिमाचल हो, वहाँ पे कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संस्कृति को बचा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने पलायन कर दिया है, जिसके कारण अब कुछ
अब यहीं मान लीजिए हरिद्वार में, दिल्ली में, आगरा में और आपके प्रयागराज, कहीं बॉम्बे में भी कहीं कार्यक्रम करते हैं कि हमारा त्यौहार है जौन सा उत्तराखंड का, संस्कृति को बचा रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता पड़ी है अपने संस्कृति की, तो हर त्यौहार में अपने गांव आए, 12 महीने में कुछ 4 त्यौहार में ही गांव में आ जाएं, तो उस संस्कृति को वहां पे बचाएं। ये संस्कृति बाहर जाके नहीं बचने वाली, या हम आगरा में मना लें या बॉम्बे में मना लें या दिल्ली में मना लें, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वहाँ की जो संस्कृति है वो एक दिन मनाओगे वहाँ पे, बाकी वैसे के वैसे ही रहना है हमें। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कर्मचारी को साल के चाहे 4 त्यौहार में गांव आए और अपने संस्कृति के प्रति काम करें और अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे। ये तो बात मैंने संस्कृति की। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। ये जो संस्कृत सप्ताह होता है वो नहीं हुआ। मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि जो संस्कृत से संबंधित लोग हैं उन्हें तो इस बात का फर्क पड़ रहा है, लेकिन आम जनता को नहीं पड़ रहा है। तो आप जो आम जनता है उन्हें किस तरीके से समझाएंगे कि ये विषय कितना गंभीर है? देखिए, सबसे पहले हमें संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वालों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृत भाषा को कैसे दबाया जा रहा है, या राज्य सरकार के माध्यम से या कुछ नेताओं या कुछ अधिकारियों के माध्यम से, तो उनको कैसे जागरूक करें। जैसे संस्कृत सप्ताह अभियान जो चलाया जा रहा था, उसमें ये प्रत्येक संस्कृत विद्यालयों में सप्ताह चला गया था, जिससे कि सब छात्र उसके प्रति आगे बढ़ें। लेकिन कुछ कमियां रह जाती है, जिसे अब 7 दिन तक तो सबने चला दिया है, लेकिन 7 दिन के बाद वही शिक्षक और वही छात्र उस संस्कृत को भूल जाते हैं कि 7 दिन के बाद हमें क्या करना है। वो अपने पठन पाठन की प्रक्रिया पर वापसी आ जाते हैं और संस्कृत भाषा को छोड़ करके उसे साइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिदिन के दिनचर्या में हमें संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम एक दिन में 4 शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम 7 दिन लगातार करते रहेंगे तो संस्कृत भाषा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर जागरूक करने की बात आई, तो सर्वप्रथम हमें शिक्षकों के माध्यम से और विद्यार्थियों के माध्यम से जन जन तक संस्कृत भाषा का ज्ञान जागरूक करने के लिए हमें लघु नाटक करने पड़ेंगे। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे आना होगा, जिससे कि संस्कृत भाषा का बचाव हो सके और संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ सके। इसके प्रचार प्रसार के लिए या जो भी खर्चे होते हैं उनके लिए बजट पास होता है? ये शासन द्वारा बजट पास होता है, लेकिन अगर वर्तमान समय विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में इस बजट को भी ठुकरा दिया गया था। जो 2018 से 2023 तक इन्होंने संस्कृत सप्ताह मनाया, लेकिन 23 के बाद नहीं मनाया गया। पैसा आया हुआ है, उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? या तो ये संस्कृत को बचाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर पैसा को हजम करना चाह रहे हैं। जो भी पैसा आए वो हम अपने जेब में भरें। तो ये संस्कृत के प्रचारक नहीं है, संस्कृत के धोखा देने वाले लोग हैं, गद्दार लोग कहलाए जाएंगे, जो संस्कृत के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं। सोशल मीडिया पे उत्तराखंड को लेकर ये बात बार बार सामने आती है कि यहाँ पे पहाड़वाद और प्लेनवाद बहुत है, लेकिन मैं भी आमतौर पे आसपास देखती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे तो नजर नहीं आता है। तो क्या ये सोशल मीडिया पर चलाया गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या क्या है ये चीज? पहाड़वाद और प्लेनवाद की बात करें तो ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है कि ये पहाड़ के लोग हैं, ये हमें वो नहीं बनने दे रहे हैं, नेता नहीं बनने देते, मंत्री नहीं बनने देते। तो वही मैं बात करूं, अगर पहाड़ और प्लेन का क्षेत्रवाद चल रहा है तो मुन्ना सिंह चौहान को आज तक कैबिनेट में क्यों दर्जा नहीं दिया गया? आज तक उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित क्यों नहीं किया गया? वो भी तो पहाड़ी हैं, वो भी पर्वतीय क्षेत्र से ही आ रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं दिया गया। प्रीतम सिंह कैबिनेट तक ही पहुंचे, वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, उन्हें क्यों नहीं दिया? ऐसे ही प्रकाश पंत जी थे हमारे, उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ऐसे ही कई लोग, कई नेता हैं जिन्हें नहीं बनाया गया है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाई जाती है कि पहाड़वाद और प्लेनवाद, ये सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, पहाड़वाद और प्लेनवाद। आप 4 साल देख लीजिए, 4 साल किसी को याद नहीं रहेगा कि कौन पहाड़ी है, कौन प्लेन का, कौन कहाँ का, कौन क्या है। अब चुनाव के समय ये सबको याद आएगा कि पहाड़वाद और प्लेनवाद पे ही हमें काम करना है। हरिद्वार में मीडिया का क्या स्तर आपको लगता है? क्या लगता है आपको, मीडिया सच दिखाती है जो यहाँ की लोकल मीडिया है खासकर? देखिए, अगर हरिद्वार के मीडिया के बारे में कहा जाए तो हो सकता है कल मीडिया मेरे ही खिलाफ कुछ लिख देंगे, कुछ कहेंगे भी। हरिद्वार की मीडिया, मुझे तो ये लगता है जितने इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो अगर सरकारी ऑफिस में से अगर इनका डाटा मांग लिया जाए तो सरकारी ऑफिस में नहीं होंगे। जितना हरिद्वार में मीडिया है, लगभग 200-300 लोगों का
कोई अपना माइक आइडियल पोर्टल के माध्यम से आ रहे हैं, कोई पत्रिका के माध्यम से आ रहे हैं, कोई किसी माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन किसी का भी मुझे लगता नहीं है कि इतना रजिस्ट्रेशन है। अगर प्रेस क्लब में देखते हैं तो प्रेस क्लब में गिने चुने ही सम्मानित व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो वहाँ पे मीडिया बहुत है जिनकी खबरें नहीं आती। जो साप्ताहिक है उनकी खबरें नहीं दिखती है, वो दूसरों की खबरें उठा के लगा देते हैं कि हाँ ये हमारी खबरें छप रही है, लेकिन उनका अखबार भी नहीं चल रहा है। कुछ मीडिया ऐसी है कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले दिखाने के लिए इतनी भाग रही है, चाहे उनके पास खबर सच हो या ना हो, लेकिन वो उसे कह देगी कि हाँ। द्वार की मीडिया सिर्फ भंडारे तक की मीडिया बहुत है, अगर देखा जाए तो भंडारे तक ही सीमित है। जो सम्मानित लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, और जो सरकार की कमियां हैं उसे भी दिखा रहे हैं। लेकिन जो भंडारे वाली मीडिया है वो बिल्कुल अपना काम ऐसे कर रही है कि जाएंगे 2-4 फोटो खींच के भंडारों में अपना दिखा देंगे कि हम फोटो लगा के आए हैं, लेकिन पता लगे कि वो 1 महीने बाद वो फोटो, 1 महीने तक वो फोटो ही नहीं दिख रही है, ना उनके कोई अखबार है ना कोई कुछ है, बस चला दिया उन्होंने अपने सोशल मीडिया कि हम उस मीडिया से भ्रामक मीडिया ज़्यादा हो चुकी है हरिद्वार में वर्तमान समय में। तो अगर हरिद्वार में कोई सही मीडिया आप किसे कहेंगे कि मतलब कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की कवरेज होनी चाहिए? देखो, जमीनी स्तर की कवरेज हो, जो सच्चाई है उसे दिखाई जाए, ये नहीं कि किसी राजनीतिक या किसी धार्मिक मामलों में उसे दबाया जाए। जो सच है उसे सच को दिखाने का काम किया जाए, लेकिन किसी के दबाव में आकर के यदि हम काम करते हैं या किसी से काम करवाते हैं वो गलत है। वो मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है सच दिखाना, जनता को जागरूक करना, सत्ता को जो उनकी कमियां हैं उसे बताना, लेकिन यहाँ की मीडिया इस प्रकार का कुछ ऐसा काम करने के लिए समर्थ नहीं है। तो आप हमारी जो यूथ ऑडियंस है उनको क्या ऐसी 2-3 काम आप बताना चाहेंगे जो वो अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं और जो हरिद्वार की जो स्थिति है वो थोड़ी बदल सकती है? देखिए, हरिद्वार के जो आने वाले युवा हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो एक सबसे पहले तो जहाँ पर नशा चल रहा है उस नशीले क्षेत्र को हटाया जाए। चाहे आज थोड़ा सा काम करे, कल के दिन उसे अगर 2-4 युवा एक साथ मिलकर के एक संगठन बना करके उसे हटाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे हरिद्वार में ये जो नशा बिक रहा है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, हमारी गोवंश जो सड़कों पर घूम रही है उसके लिए काम किया जाए, और जो कुछ हमारे बच्चे भटके हुए हैं, नशे के उसमें लगे हुए हैं, उन्हें सही राह पर ले जाएं, सही मार्गदर्शन उन्हें करवाएं, जो आगे की ओर बढ़ सकें और स्वरोजगार के और कार्य करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें उस चीज से हटना पड़ जाता है, हालांकि वो बहुत ही दुखद होता है कि हम उस चीज पर कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, अगर नशे के प्रति हम किसी को जागरूक कर रहे हैं या नशे से संबंधित चीज़ों को हटाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छवि, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसमें हमारी छवि बिल्कुल साफ हो, जो कल के दिन हमें कोई दबाव ना बना सके। प्रशासन के पास भी महीना जाता है और राजनीतिक लोगों के पास जो है वोट बैंक है, तो इसलिए हमेशा राजनीतिक लोग ही दबाव बनाते हैं। जो समाज के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं उन पर वो दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे करवा देंगे और क्या करवाएंगे। ये ना तो हमारा घर तोड़ सकते हैं, ना ये हमारा घर बिकवा सकते हैं, ना ये हमारे घर को रोटी दे रहे हैं, ना हम इनसे रोटी मांग रहे हैं। लेकिन जो दलाली करेंगे इनकी नेताओं की, उनके ही ये सबसे ज़्यादा काम चल रहे होंगे। आप हरिद्वार में देख लीजिए, अगर दारू का काम है तो किसके हैं? नेताओं के। अगर इसमें चरस का काम है तो किसका है? नेताओं के ही सब दलाल है वहाँ पे जो ये काम करवा रहे हैं। बाकी जो जागरूक व्यक्ति है, स्पष्ट व्यक्ति है, उनका किसी का कोई काम नहीं है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने काम समाज के प्रति सही तरीके से कर रहे हैं। और जो सही ईमानदार व्यक्ति होगा वो किसी से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रशासन हो, किसी से दबाव में नहीं रह सकता और ना वो किसी भी दबाव में काम कर सकता है। 25 सालों में जिस वजह से उत्तराखंड बना था, क्या वो जो भी मोटिव्स थे वो अचीव हो पाए हैं? और दूसरा, ट्विटर पे ये चीज बहुत आती है कि हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग कर दो, तो इस बात का कोई आपको लगता है सेंस बनता है या नहीं? और ये वो लोग ट्वीट करते हैं जो सही पोजीशन पर भी है, हालांकि नेता नहीं है, पर फिर भी। देखिए, जो ये हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग कर दो की मांग करते हैं, वो नेताओं के ही इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं के कहने पर ये ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं पोस्ट को। अगर देखा जाए तो ये जो धर्म नगरी है ये उत्तराखंड की,
इससे क्या दिक्कत आ रही है किसी को कि इसे यूपी में मिलाया जाए? अगर काम कर रहे हैं तो उत्तराखंड में रह के भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें दिक्कत ये है कि यदि ये यूपी में चला जाएगा तो हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा, हमें राजनीति करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड में स्वरोजगार बढ़े, उत्तराखंड के लिए कार्य होते रहें, उत्तराखंड का राजस्व बढ़े। ये सिर्फ अपनी जेब देख रहे हैं कि यदि ये विधानसभा अलग हो जाएगी, ये क्षेत्र अलग हो जाएगा तो हमारी राजनीतिक रोटियां बढ़िया तरीके से सेकी जाएगी। उत्तराखंड के विकास की बात करें, उत्तराखंड के विकास की बात, उत्तराखंड में सिर्फ स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में सबसे बढ़िया काम हुए थे, जो कि वर्तमान समय में भी दिख रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आज भी याद करता है विकास पुरुष के रूप में। आप हरिद्वार के सिडकुल देख लीजिए, रुद्रपुर के सिडकुल देख लीजिए, देहरादून शैलाकुई में देख लीजिए, जो भी जितने भी सिडकुल बनवाए हैं ये उन्हीं की देन है, इसीलिए ये विकास हो रहा है, राजस्व बढ़ रहा है उत्तराखंड में। अगर तिवारी जी इसे यहाँ पे ना लाते सिडकुल को तो फिर ये इतना विकास होने का भी नहीं था, और ना उनके बाद किसी नेता ने ऐसा कोई कार्य किया है जो ऐतिहासिक दर्ज किया जाए कि उन्होंने ये काम किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी कि आप ये पॉडकास्ट अगर आपने अभी तक देखा है तो यानी कि आखिर तक देखा है, और खासकर हरिद्वार के जो यूथ है वो अपने रूटीन से हटकर थोड़ा अपने शहर पर भी ध्यान दे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।